Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav. Today I am here with the 11th lecture of Digital Communication, and today we will discuss PPM, that is Pulse Position Modulation. Okay, so let's start our topic. PPM इसका फुल फॉर्म होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का एक टाइप होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और सेकंड टाइप होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच पोजीशन ऑफ पल्स is varied according to instantaneous value of modulating signal, and at that time other parameters that is width and amplitude are constant. ठीक है, ये हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की एक डेफिनेशन। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, इतना हमें क्लियर है कि जब भी हमें सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना होता है तो हमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल के साथ एक कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब हम पल्स मॉड्यूलेशन के टाइप पढ़ते हैं तो उस समय जो भी हमारा कैरियर सिग्नल होगा वो पल्स होगा। ठीक है, इसको इस वेवफॉर्म्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये हमारा जो साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये एक मैसेज सिग्नल है और ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि नॉइस इसको करप्ट कर देगी, नॉइस इसको डिस्टॉर्ट कर देगी और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एज वेल एज हमें इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने के लिए कैरियर सिग्नल की जरूरत पड़ती है। हमने यहाँ पे कैरियर सिग्नल लिया इन फॉर्म ऑफ पल्स। तो ये जो सेकंड नंबर में आपको वेवफॉर्म ये सेकंड नंबर में जो आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है, ये हमारी पल्स है। अगर इस पल्स को देखेंगे तो ये पल्स का एम्पलीट्यूड भी बराबर है, ये पल्स की विड्थ भी बराबर है और ये पल्स सारी पल्स एक दूसरे से इक्वल पोजीशन पे सिचुएटेड है। ठीक है, सारे पल्स की एक दूसरे से विड्थ, एक दूसरे से डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, जैसे इस पल्स के बीच के डिस्टेंस, इस पल्स के डिस्टेंस, इस पल्स के बीच के डिस्टेंस सभी बराबर। क्लियर बात? तो जब हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हमें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना होता है तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव डायरेक्टली जनरेट नहीं की जा सकती। इसके लिए सबसे पहले हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना होता है। देन बाय यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव वी कैन इजीली जनरेट पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव। याद रहेगा इतना आपको? तो इतना आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पीपीएम जनरेट करने के लिए आपको पीडब्ल्यूएम प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पीडब्ल्यूएम हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, कि पीडब्ल्यूएम वेव कैसे जनरेट की जाती है और पीडब्ल्यूएम वेव कैसे दिखती है। ठीक है, तो जब पीडब्ल्यूएम वेव को जनरेट किया जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो तीसरे नंबर पे जो मैंने वेवफॉर्म बनाया है, ये सारी पीडब्ल्यूएम वेव है। ठीक है, पीडब्ल्यूएम वेव में क्या होता है, विड्थ ऑफ पल्स वेरीड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, पल्स की विड्थ बढ़ते जाएगी। जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, पल्स की विड्थ भी हमारी कम होते जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैंने इस पोजीशन और इस पोजीशन से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव देखेंगे तो आप देखिएगा दोनों पल्स की विड्थ में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पल्स की विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हो रही है ना। ये वाली पल्स की विड्थ इस पल्स से ज्यादा है क्योंकि ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। बात समझ आई? अब यहां से लेकर यहां तक सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो जब हम इसकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर इस पोजीशन तक, यहां से लेकर इस पोजीशन तक लगातार हमारी पल्स की विड्थ कम होते जा रही है। ठीक है, फिर वैसे ही जब हम यहां से लेकर यहां तक ऑब्जर्व करते हैं तो क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई जो भी हमारे पल्स की विड्थ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगी और वैसे ही आगे चल के डिक्रीज होते जाएगी। ठीक, तो जब हमें पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना पड़ता है, फर्स्ट वी नीड टू जनरेट पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, और जब हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो जाएगी तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेटेड वेव का जो भी ट्रेलिंग एंड होता है, ट्रेलिंग एज होता है, ट्रेलिंग एज मतलब जहां पे वो विड्थ अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को रिच करना चाह रही है, मतलब आप डाउनवर्ड एज समझ सकते हैं। ठीक है, तो हर डाउनवर्ड एज में हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होती है।
बात समझ में आई? तो इस चीज से आपको एक चीज बात समझ में आएगी कि क्योंकि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव की विड्थ अलग अलग है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब विड्थ के अकॉर्डिंग हम पल्स जनरेट करेंगे तो ये पल्स की पोजीशन भी लगातार चेंज होते जाएगी, क्योंकि जब हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव ज्यादा थिक होगी तो उस समय दो पल्स के बीच के डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। जब पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव की विड्थ कम होगी तो डेफिनेटली पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव की पोजीशन भी कम चेंज होगी। बात यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये होता है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव। इसको आपको अगर समझना है तो आप एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ा है, ठीक है, आइडियली पल्स की पोजीशन है, आइडियली कैरियर की पोजीशन है ये वाली जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है। लेकिन जब कैरियर से हम लोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करते हैं और जब पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा पल्स अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से इतना मूव कर चुकी है। आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? फिर वैसे आप देखेंगे कि आइडियली पल्स की पोजीशन ये है, लेकिन जब हम पल्स पीपीएम मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करता है तो पल्स की पोजीशन अब देखिए कितनी चेंज हो गई है, यहां से लेकर यहां तक पल्स की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एम्पलीट्यूड लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बात? वैसे जब यहां से लेकर यहां तक एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो जो भी पल्स की पोजीशन जो पहले चेंज हो गई थी, जो पल्स की पोजीशन देखिए, पल्स की पोजीशन जो यहां पे आ गई है, अब वो पल्स की पोजीशन धीरे धीरे अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे रीच करेगी। बात समझ में आया? तो ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। जो सबसे लास्ट में मैंने जो मेंशन किया है, दिस वन इज पीपीएम, दिस लास्ट वन इज पीपीएम, द सेकंड लास्ट वन इज पीडब्ल्यूएम, ठीक है। जो सेकंड वाला है ये है हमारा कैरियर, ये है हमारा कैरियर सिग्नल, एंड द फर्स्ट वन इज ये है हमारा मैसेज सिग्नल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हुई है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आप हायर एम्पलीट्यूड, लोअर एम्पलीट्यूड, हायर एम्पलीट्यूड, लोअर एम्पलीट्यूड में प्रॉपर एक वर्टिकल लाइन से ही इसको ड्रॉ करिएगा, तभी आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव को। अदरवाइज इसको ड्रॉ करने में बहुत गलतियां होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ पीपीएम सिग्नल। हम पीपीएम सिग्नल को कैसे जनरेट कर सकते हैं? जब भी हमें पीपीएम सिग्नल को जनरेट करना होता है तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। आप यहाँ पे देखेंगे, दिस वन इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दिस वन इज अ सिंबल ऑफ ओपैम, दिस वन इज अ सिंबल ऑफ ओपैम, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम ओपैम को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओपैम एक एक्टिव डिवाइस है। ओपैम का यूज किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन में। ओपैम की सर्किटरी को चेंज करके हम इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे ओपैम के थ्रू हम एडर बना सकते हैं, ओपैम के थ्रू हम सबट्रैक्टर बना सकते हैं, ओपैम के थ्रू हम फेज शिफ्टर बना सकते हैं, ओपैम के थ्रू हम बफर बना सकते हैं, ओपैम के थ्रू हम जीरो डिटेक्टर बना सकते हैं। तो काफी सारे ओपैम के एप्लीकेशंस होते हैं। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन होता है कंपरेटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ कंपरेटर? अगर आप लोगों ने ओपैम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ओपैम में दो टर्मिनल्स होते हैं। वन इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल, या हम इसको कह सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, हम इसको कह सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्लियर है? एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल, हम इसको कह सकते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो साथ में मैं यहाँ पे ये प्लस VDD भी मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस VDD भी मेंशन कर सकता हूँ। प्लस VDD और माइनस VDD हमारे बाइसिंग वोल्टेज होते हैं ओपैम के लिए जो जरूरत होती है, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो जब हम ओपैम को एज अ कंपरेटर यूज करते हैं उस समय कंपरेटर का मतलब ये होता है कि ओपैम अपने दोनों टर्मिनल में जो इनपुट आएगा उसके बीच में कंपैरिजन करेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव टर्मिनल में जो इनपुट आता है अगर वो नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से ग्रेटर होगा तो उस समय ओपैम हमारा आउटपुट में 1 जनरेट करता है, पॉजिटिव सैचुरेटेड सिग्नल जनरेट करता है। मैं इसको प्लस V सेट समझ सकता हूँ, प्लस V सेट समझ सकता हूँ, ठीक है। ये कब प्लस V सेट कब आएगा? जब पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से ग्रेटर होगा, तब हमें आउटपुट में प्लस V सेट मिलेगा, है ना। एंड व्हेन नेगेटिव इनपुट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इनपुट, एट दैट टाइम वी गेट नेगेटिव सैचुरेशन एट द आउटपुट ऑफ ओपैम। बात समझ में आई? तो जब भी हम लोग ओपैम को एज अ कंपरेटर यूज करते हैं तो आप इसकी ये दोनों चीजें याद रखिएगा, या तो आउटपुट में प्लस V सेट मिलेगा या तो आउटपुट में माइनस V सेट मिलेगा। सेट स्टैंड फॉर सैचुरेशन,
ठीक है। तो हमने क्या किया, और जो भी हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में हमने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, और ये इनपुट सिग्नल कौन सा होगा, ये इनपुट सिग्नल वही होगा जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मैसेज सिग्नल। ठीक है, हम मैसेज सिग्नल को अपने ओपैम्प में यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल में साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सॉटूथ वेवफॉर्म। बात यहाँ तक समझ में आई, सॉटूथ वेवफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओपैम्प क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल दैट मीन्स साइनोसॉइडल सिग्नल और सॉटूथ वेवफॉर्म दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा। अगर जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, अगर उसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर है, देन हमें आउटपुट है प्लस वी सेट मिलेगा। बात समझ में, अगर नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट ग्रेटर है तो हमें आउटपुट में नेगेटिव वी सेट मिलेगा। बात यहाँ तक समझ में। अब बात आती है यहाँ पे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये हमें समझना जरूरी है, ध्यान रखिएगा बेटा। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर समझने से पहले हम ये जानते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। मल्टी वाइब्रेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है जिसका यूज किया जाता है पल्स को जनरेट करने के लिए। मल्टी वाइब्रेटर 3 टाइप के होते हैं, ए स्टेबल, बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल। ठीक है, तो जब हम मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करते हैं तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज that has a one stable state and one quasi stable state। ठीक है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है जो ऐसी पल्स जनरेट करता है जिसमें एक ही स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है, और एक स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेबल स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल स्टेट क्या होता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमें जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है कि स्टेबल स्टेट मतलब क्या है, अनस्टेबल स्टेट मतलब क्या है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना एक ये लाइन खींच दिया है और एक ये लाइन खींच दिया। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं लॉजिक 0 और इसे मैं कह रहा हूं लॉजिक 1। ठीक है, ये हमारी 2 स्टेट्स हो गई। तो जब हम पल्स बनाते हैं तो पल्स हमारी यहाँ से लेकर 0 स्टेट में मूव करती है, फिर कुछ टाइम बाद पल्स हमारी ऊपर की तरफ जाती है, हाई स्टेट में मूव करती है, फिर कुछ समय बाद पल्स हमारी आती है नीचे आती है। तभी तो ये पल्स बनती है जब ये 0 स्टेट और 1 स्टेट में मूव करती है। ठीक है, तो अब बात आती है स्टेबल स्टेट मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज किया तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक ही स्टेट स्टेबल होती है। एक ही स्टेट स्टेबल मतलब सपोज हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में 0 स्टेट स्टेबल है, तब क्या होगा, हमारी जो पल्स है वो हमेशा 0 में ही मूव करते रहेगी। बात समझ में आई, जो लॉजिक जीरो है वो हमारे मल्टी वाइब्रेटर के लिए स्टेबल स्टेट है, तो हमारी जो पल्स है वो इसी में मूव करते रहेगी। बात समझ में आई। अब जैसे ही मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर मिलेगा, जैसे मल्टी वाइब्रेटर को इनपुट मिलेगा, वो एक फाइनाइट टाइम के लिए अप होगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फिर से डाउन हो जाएगी और अपनी स्टेबल स्टेट में चले जाएगी। बात समझ में आई। तो जो ये लॉजिक 1 है हमारी पल्स के लिए अनस्टेबल स्टेट है, उसमें वो थोड़े टाइम इंटरवल के लिए रह रही है, उसके बाद वो वापस अपनी डिफाइंड स्टेट में, अपनी स्टेबल स्टेट में आ जा रही है। तो ये जो नीचे वाली स्टेट है बेटा, ये हमारी स्टेबल स्टेट हुई, जो ऊपर वाली जो स्टेट है ये हमारी अनस्टेबल स्टेट हुई। बात समझ में आई, ऊपर वाली अनस्टेबल स्टेट हुई और नीचे वाली स्टेबल स्टेट हुई। तो जैसे ही हम इनपुट देंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक बटन दबा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। तो जैसे ही मैं बटन दबाया, हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है वो एक फाइनाइट पल्स जनरेट किया और वापस से अपनी 0 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फिर से जैसे मैंने बटन को दबाया, जैसे मैंने इनपुट दिया, फिर से एक वो अपनी 1 स्टेट में थोड़े टाइम के लिए आया, फिर से वो 0 में आ गया। बात समझ में आई आप लोगों के यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो जो हमारा ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो हमारा नेगेटिव ट्रिगर्ड है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ नेगेटिव ट्रिगर्ड? नेगेटिव ट्रिगर्ड मतलब ये है बेटा कि जब हमारे इनपुट में यहाँ पे 0 आएगा या फिर जब हमारे इनपुट में यहाँ पे -V सेट आएगा, तब हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। बात समझ में आई, इसे कहा जाता है नेगेटिव ट्रिगर्ड। अगर मैं पॉजिटिव ट्रिगर्ड कहता उसका मतलब ये हुआ कि जब इनपुट में 1 आता या +V सेट आता तब हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वर्किंग में आता। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, हमारा जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो क्या है, वो है नेगेटिव ट्रिगर्ड। ठीक, मतलब जब आउटपुट में यहाँ पे 0 आएगा या नेगेटिव V सैचुरेशन आएगा तब ये पल्स एक जनरेट करेगा। क्लियर बात, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसी को अगर मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है तो बाय यूजिंग वेवफॉर्म हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय यूजिंग वेवफॉर्म हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ये आउटपुट कैसे जनरेट कर रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बाजू में एक इमेज यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। ये वेवफॉर्म का जो पैटर्न है, सबसे पहले आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है ना, फिर हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव है, और आप यहाँ पे इसकी एक सीक्वेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव का, जो भी आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव का आप लोगों के यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जब भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव का ट्रेलिंग एज आ रहा है, ट्रेलिंग एज मतलब होता है ये नेगेटिव वाला एज, ठीक है, नेगेटिव वाला एज जहाँ पे हमारी पल्स ड्रॉप हो रही है, तो जब भी हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव का ट्रेलिंग एज आ रहा है, उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे क्लियर है, ये चीज आप लोगों को हमारे इस डायग्राम में भी दिख सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव का जैसे ही ट्रेलिंग एज आता है, जैसे ही डाउनवर्ड एज आता है, उसी समय हमारी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो रही है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना है, देन फर्स्ट वी हैव टू जनरेट PWM by using op-amp, then by using monostable multivibrator we can generate a finite pulse of different positions। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव का जनरेशन होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज डीमॉड्यूलेशन ऑफ PPM। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भी कोई सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर से, तो वो रिसीवर तक पहुंचता है। जब रिसीवर पे सिग्नल पहुंचता है, तो उस सिग्नल में कैरियर भी होता है, उस सिग्नल में मैसेज भी होता है। ठीक है, तो रिसीवर सबसे पहले डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस अप्लाई करता है। इन डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से अलग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे जो भी मैसेज सिग्नल में और कैरियर सिग्नल का जो भी मर्ज होकर PPM सिग्नल था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, उससे कैरियर सिग्नल को हटाएंगे। बात यहाँ पे समझ में आई आप लोगों को? तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जैसे पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप लोगों को दिया, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया है। ठीक है, तो जब PPM सिग्नल यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया, एक जो भी पहला जो भी मेंशन किया मैंने, ये है PPM सिग्नल, दैट मीन्स पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे सिंक्रोनस पल्स जनरेटर है, दैट मीन्स यहाँ से सिंक्रोनस पल्स प्रोवाइड की जा रही है। दिस वन इज SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस वन इज SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जा रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेटर में, एंड द आउटपुट ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव इज डिजायर्ड मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो इसको समझने से पहले पार्ट बाय पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो जब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर से सेंड किया जाएगा, तो वो जब रिसीवर में आता है, तो रिसीवर में उसको सीधे प्रोवाइड किया जाता है SR फ्लिप फ्लॉप में, जहां पे पहले से ही एक सिंक्रोनस पल्स जनरेटर अवेलेबल है। ठीक है, सिंक्रोनस पल्स जनरेटर ट्रांसमीटर साइड में भी होता है, सिंक्रोनस पल्स जनरेटर रिसीवर साइड में भी होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यही PPM सिग्नल का ड्रॉबैक है कि PPM सिग्नल जनरेट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की हाईली जरूरत पड़ती है, हाईली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो विदाउट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन PPM सिग्नल कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या हुआ बेटा? सिंक्रोनाइजेशन मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये जो पल्स है वो जनरेट करेगा, जब हम ट्रांसमीटर साइड की बात करें एज वेल एज जब हम रिसीवर साइड की बात करें। ठीक, तो SR फ्लिप फ्लॉप समझने से पहले मुझे SR फ्लिप फ्लॉप का जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? जब भी हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करते हैं, तो इनपुट के बेसिस पे किस टाइप का आउटपुट जनरेट होगा, जब हम उसे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि जब मेरा इनपुट 0 0 होगा तब क्या आएगा, जब मेरा इनपुट 0 1 होगा तब क्या आएगा, जब 1 0 होगा तब क्या आएगा, जब 1 1 होगा तब क्या आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मेरा इनपुट 0 0 है, उस समय मेरा आउटपुट है QN। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में इनपुट 0 0 रहेगा, तो उस समय आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर बात? जब मेरे इनपुट में 0 1 रहेगा, तब आउटपुट मेरा 0 होगा। जब मेरा इनपुट 1 0 होगा, तब मेरा आउटपुट 1 आएगा। जब मेरा इनपुट 1 1 होगा, तब ये इनडिटरमिनेंट कंडीशन होती है। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसको समझने के लिए आप जो मैं यहाँ पे वेवफॉर्म आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस वेवफॉर्म को आप लोग प्रॉपरली देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप लोगों को दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो R टर्मिनल में दिया जा रहा है। ठीक है, और S टर्मिनल में जो इसका दूसरा साइड है, S टर्मिनल में एक सिंक्रोनस पल्स प्रोवाइड की जा रही है।
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एस और आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्यू एन की वैल्यू देखिए। जब आप देखिए, जब आर की वैल्यू 0 है और जब एस की वैल्यू 1 है, आप यहाँ पे पल्स में चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है और जब एस की वैल्यू 1 है, तो उस समय आपको आउटपुट में 1 मिल रहा होगा, है ना। और वैसे ही जब आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, उस समय आउटपुट में आपको 0 मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल बच रहा है, आप देखिएगा, जब थोड़ा सा टाइम इंटरवल बच रहा है, दैट मीन्स जब दोनों एस की वैल्यू भी 0 है, आर की वैल्यू भी 0 है, उस समय हमारी वेवफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब अगर वो 0 स्टेट में है तो वो 0 में ही है, अगर वो 1 स्टेट में है तो वो 1 में ही है, ठीक है। इसको होल्ड कंडीशन कहा जाता है। बात समझ में आई? तो इस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को वेवफॉर्म में क्लियरली यहाँ पे मेंशन होगा, क्लियरली आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम बाई पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जब हमें मिल जाती है, तो आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जब हमें मिल जाती है, तो आपको पता है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव को सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए आप PWM के डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस को भी जाके देख सकते हैं, जो हमारे पिछले लेक्चर में था, ठीक है। तो इसके बाद का प्रोसेस जो भी होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव से पल्स मैसेज सिग्नल जनरेट करने का, ये हमारा पूरा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेव के डिमॉड्यूलेशन ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। जैसे वहां पे आप देखेंगे कि कैसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फिल्टर से पास करके हम एक मैसेज सिग्नल गेन करते हैं। वैसे ही हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेटेड वेव का डिमॉड्यूलेशन। इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, आप यहाँ पे इसको इजीली चेक कर सकते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ PPM? फर्स्ट वन इज सिंक्रोनाइजेशन, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर में सिंक्रोनाइजेशन की हाईली रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन PPM कांट बी जनरेटेड, PPM को जनरेट ही नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो भी बैंडविड्थ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू PEM सिग्नल, ठीक है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, इसके कुछ इनफैक्ट इसके दो एडवांटेज है। पहला, क्योंकि हम जानते हैं कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव में हमारा एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, ठीक है, और जो भी नॉइज सिग्नल होता है वो हमारे एम्पलीट्यूड को ही डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हमारा एम्पलीट्यूड एकदम स्टेबल है और जब नॉइस उसको इफेक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट होगा, तो हम उसको इजीली क्रॉप करके हमारे सिग्नल को फिर से स्टेबल कर सकते हैं, हमारे सिग्नल को फिर से स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में है ही नहीं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पोजीशन के फॉर्म में है। तो अगर हमारा नॉइस हमारे एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट कर भी देता है, तब भी तो जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो तो पोजीशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो नॉइस सिग्नल है वो हमारी PPM सिग्नल को कम इफेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा है स्टेबल पावर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, इनफैक्ट जो हमारी विड्थ है वो भी कांस्टेंट है। तो जो पावर है वो तभी चेंज होता है जब आइदर पल्स की विड्थ चेंज हो, आइदर पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो, ठीक है। तो हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव में जानते हैं कि ना तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है, दोनों हमारे कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव में? हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई जो भी हमारी PPM वेव है वो उसको एक स्टेबल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक स्टेबल पावर के थ्रू उसको इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड वेव का जो भी टॉपिक था ये खत्म होता है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्वांटाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।